ओके। नमस्कार दोस्तों, उपस्थित सभी न्यूरोथेरेपिस्ट भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज का ये जो सेशन है वो काफी स्पेशल होने वाला है। इस लेक्चर में पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम निखिल मेश्राम है। मैं न्यू पनवेल, नवी मुंबई, यहाँ पे पिछले 16 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ न्यूरोथेरेपी की। अ, आज जिस केस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये काफी इंटरेस्टिंग केस है, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इसे लो प्लेटलेट्स काउंट कहा जाएगा, जहाँ पे किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी ऑटो इम्यूनिटी के कारण हमारे प्लेटलेट जो है वो 1.5 लाख के नीचे आ जाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग केस था मेरे लाइफ का, बिकॉज ये कंप्लीटली इसके पीछे का इडियोपैथिक था। इडियोपैथिक मतलब इस ये पेशेंट को क्यों आया, इसके पीछे के कोई रीजन समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कितने भी सारे रिपोर्ट्स निकाले रहेंगे, जिसमें एएनए टेस्ट था वो भी निगेटिव आया था, बोन मैरो बायोप्सी करवाया था उन्होंने, वो भी निगेटिव आया था। एग्जैक्टली ये आया क्यों था उनके बॉडी में, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तब उनका कंडीशन वैसे तो ठीक ठाक ही थी। उन्हें का ना ही कोई वीकनेस था ना कुछ थे, बट उन्हें ना स्किन पे ऐसे पर्पलिश या रेडिश पैचेस आते थे। तो ऐसे रैंडमली वो किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे। डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट आया कि ये थोड़ा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही टेस्ट करवाने को बोला। जब उन्होंने वो टेस्ट करवाया तो उनका प्लेटलेट्स काउंट जो था वो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास था, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ऐसे कंडीशन में 10,000 प्लेटलेट्स अगर रहेंगे और ऐसे कंडीशन में छोटा सा भी कट लगा उन्हें, तो हेमरेज की वजह से जान तक जा सकती है। इतना वो सीवियर कि क्लॉट बनेगा ही नहीं, तो कंटिन्यू ब्लड लॉस होता रहेगा, और जिसकी वजह से इट कुड बी डेडली। सो उनको डॉक्टर ने तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। अलग अलग इंजेक्शंस और अलग अलग दवाइयों से उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ बढ़ के मैक्सिमम 30,000 तक जाता था। 30,000 कई महीनों तक ऐसे ही चलते आ रहा था। डॉक्टर ने उनको एक ही चीज बोला था, अगर आपका ये 30,000 भी कांस्टेंट रहा तो भी आप उसमें सेटिस्फाई रहते जाइएगा। मतलब डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दिया था। महीनों तक ऐसे ही ट्रीटमेंट चलता रहा था, बट उनका 30,000 या उसके आसपास ही रहता था प्लेटलेट्स काउंट। उसके बाद उन्होंने न्यूरोथेरेपी सेशन स्टार्ट किया। तो जब वो हमारे पास आए थे, उनका प्लेटलेट्स काउंट ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास था। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में पहले से थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ओमकार जी, थोड़ा सा आगे वाला स्लाइड बढ़ाइए। ओमकार जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल लो प्लेटलेट। अभी तक हम लोग प्लेटलेट्स को बस इसीलिए जानते थे कि प्लेटलेट्स का काम है बस प्लॉटिंग करना, बट आगे जब हम लोग थोड़ा सेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपको प्लेटलेट्स के बहुत सारे ऐसे नए फंक्शंस पता चलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे टिश्यू हीलिंग के लिए। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं प्लेटलेट्स के। तो आगे सेशन में हम लोग वो पढ़ाई करेंगे। तो प्लेटलेट्स बेसिकली दिखता कैसे है? ये प्लेटलेट्स जो है वो टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, कलरलेस, जिनका कोई कलर नहीं रहता है। और ये इनमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं रहता है, बट इनमें काफी सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, गोल्जी अपरेटस रहते हैं, कुछ लाइसोसोम्स रहते हैं, और अराउंड 200 के आसपास अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिसमें कैल्शियम है, फाइब्रिनोजन, या ऐसे बहुत सारे कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कुछ ना कुछ फंक्शंस में, इवन ग्रोथ हार्मोन भी रहता है इसमें प्लेटलेट्स में।
वो आपको आगे पता चलेगा कि ग्रोथ हार्मोन ये कैसे और कहाँ पे यूटिलाइज करता है। सो एक नॉर्मल पर्सन में जो एवरेज प्लेटलेट्स काउंट रहता है वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक रहता है। जैसे ही ये काउंट 1.5 लाख के नीचे आ जाएगा, उस कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के असर दिखना शुरू हो जाते हैं। अब प्लेटलेट्स कम हो गया तो इतना क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे कि पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो हमारे शरीर में क्लॉट्स होने से बचाता है, ब्लड लॉस होने से बचाता है। यूजुअली हमारे बॉडी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ हेमोरेजेस होते रहते हैं। ये हेमोरेजेस जो है रैंडमली किसी भी छोटे कैपिलरीज में वगैरह होते रहते हैं, तो प्लेटलेट्स जो है वो उन्हें वहां पे रोकने का काम करता है, ब्लड लॉस का ब्लड लॉस रोकने का काम करता है। ओमकार जी नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। ओके, अब आईटीपी होने के सिम्टम्स क्या नजर आते हैं बॉडी में? आईटीपी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। आईटीपी का फुल फॉर्म दो तरीके से यहाँ पे मेंशन किया जाता है। एक रहता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। पुरपुरा का मतलब है हमारे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो इतने वीक हो जाते हैं कि उन पे थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उनके जो वेसल्स है वो टूट सकते हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो हेमरेज हो जाता है उनमें, उसे कहते हैं पुरपुरा। बट ये जो केस की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें इनका कंडीशन जो था वो इडियोपैथिक मतलब उसके पीछे का रीजन पता नहीं चला कि वो क्यों आया, इसीलिए उसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा कहा जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं बॉडी में? जैसे कि सबसे पहला जो सिम्टम्स आपको बताया गया कि बॉडी पे कुछ पर्पलिश या कुछ रेडिश ऐसे स्पॉट्स आते हैं, जहाँ पे थोड़े हल्की सी भी अगर उन्हें खरोच आई तो वहां पे कुछ दिनों के लिए वो दाग तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग पुरपुरा कहते हैं। उसके बाद इसमें आपके जो गम्स रहते हैं, गम्स में से ब्लीडिंग आना शुरू हो सकता है, ये भी एक सिम्टम्स है उसका। अगर आपके गम्स वीक रहेंगे और अगर आप ब्रश करते वक्त थोड़ा सा भी अगर उसका प्रेशर कम ज्यादा हुआ तो वहां से तुरंत ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। कई बार आपने लोगों को देखा रहेगा कि जिनके नाक से खून बहने लगता है, वो भी एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का एक सिम्टम है। अगर मेंस्ट्रुएशन लेडीज रहेगी उस कंडीशन में इनको बहुत हेवी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज क्लॉट्स वगैरह और काफी पेनफुल भी रहेगा उनको, मेंस्ट्रुअल जो रहेगा वो। उसके बाद यूरिन में कभी कभी या फिर मोशन में कभी कभी इसके कुछ ब्लड वगैरह दिखने के चांसेस रह सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इनको अगर थोड़ी सी भी खरोच आई तो तुरंत ही इनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, बिकॉज इनका जो क्लॉटिंग टाइमिंग जो रहता है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका रहता है। हम लोग आगे जानते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। ओमकार जी इसे थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस, थोड़ा नीचे लीजिए। थैंक यू। आने वाले अभी हम लोग जानते हैं कि प्लेटलेट्स के फंक्शंस क्या है। अभी तक ये सभी लोगों को पता रहेगा प्लेटलेट्स जो है वो ब्लीडिंग रोकने का काम करते हैं। जब प्लेटलेट्स नॉर्मली ब्लड में फ्लो होते रहते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट सा उनका स्ट्रक्चर रहता है। बट जैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। उनका जी इसमें वो है क्या स्ट्रक्चर का इमेज कि एक्टिव प्लेटलेट्स और इनएक्टिव प्लेटलेट्स कैसे रहते हैं? हाँ, यस, ये वाला। जब ये एक्टिव नहीं रहते, सिर्फ ब्लड में फ्लोट होते रहते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो इनका आपको दिख रहा है ये बिल्कुल वैसे दिखते हैं। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये अपने जो फाइबर्स है उनको एक साथ अटैच होके वो इतना टाइट जब ये क्रिएट करते हैं, एक क्लॉट तैयार करते हैं कि वहां से ब्लड लॉस जो है वो धीरे धीरे रुकते जाता है।
ठीक है ओमकार जी, ऊपर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, दे एक्ट एज अ गार्ड recognizing pathogen and initiate immune response। अभी तक हम लोगों को बस यही पता था कि प्लेटलेट्स बस ब्लड क्लॉट के काम आता है, बट जब फर्स्ट अटैक होता है पैथोजन का, तो प्लेटलेट्स में कुछ ऐसी मॉलिक्यूल्स रहते हैं या ऐसे कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं जो पैथोजन की एंट्री को पहचान सकते हैं और तुरंत ही इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। कई केसेस में तो ये खुद इम्यून सेल्स की तरह काम करते हैं और छोटे मोटे जो वायरस रहते हैं उनको टैकल कर देते हैं। बट अगर कभी वायरस थोड़ा सा स्ट्रांग रहा तो वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है जिससे कि हमारे बॉडी के जो न्यूट्रोफिल्स है या जो मोनोफिल्स है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, जैसे कि साइटोकाइंस, साइटोकाइंस एंड केमोकाइंस। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं तो इनकी तरफ न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस पैथोजन को अटैक करते हैं। मतलब अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम रहेगा तो आपका जो फर्स्ट स्टेज इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा। जितना अच्छा आपका प्लेटलेट्स काउंट रहेगा उतनी स्ट्रॉन्गर आपकी इम्यूनिटी रहेगी। सो ये उसका काफी इंपॉर्टेंट मुझे फंक्शन लगा था जब मैं मुझे इसके बारे में पता चला था। इट कैन हेल्प टू इनिशिएट इन्फ्लामेशन और हेल्प टू रिजॉल्व इन्फ्लामेशन। वक्त आने पे जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ रहेगा, ये उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए वहां पे इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, इनमें ये पोटेंशियल है। और जब वहां से इन्फेक्शन खत्म हो जाए तो ये उस इन्फ्लामेशन को हटाने तक का भी काम कर सकता है, ऐसे उसमें मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, जैसे लाइसोसोम वगैरह या न्यूट्रोफिल्स के द्वारा वो वहां से इन्फ्लामेशन हटा भी सकते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन मुझे लगता है प्लेटलेट्स का, इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज आफ्टर इम्यून रिस्पॉन्स बाय रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब इनमें जहाँ पे इनको पता चलता है कि कहीं पे टिश्यू डैमेज या एंडोथेलियल सेल्स मतलब ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो चुकी है, वहां पे ये जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहां पे पहुंच के ये ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन जो है वो तुरंत ही वहां पे टिश्यू रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। सो जैसे ही एक या जैसे एक प्लेटलेट वहां पे पहुंच गया तो वहां पे मल्टीपल प्लेटलेट्स का आना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को रिलीज करवाते रहते हैं। ये सारी चीजें बैक टू बैक विद इन फ्यू मिनट्स ये अच्छे से अच्छा ब्लड वेसल डैमेज को भी आराम से रोक सकता है। विद इन फ्यू मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर ही अपना काम करके वहां पे टिश्यू रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स का फंक्शन। ये इतने सारे जो इनके फंक्शन थे वो मुझे भी पता नहीं था, जब इस केस पर मैं स्टडी कर रहा था तभी जाके ये सारी चीजें पता चली। तभी ऐसे लग रहा है कि हम लोग अभी बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा अभी भी। प्लेटलेट्स का भी बहुत सारे और भी फंक्शंस है जो मैं कभी आगे जाके कभी लेक्चर में, कभी जब आगे लेक्चर लेंगे तभी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बहुत सारे और फंक्शंस है बट टाइम के चलते हम लोग थोड़ा सा लिमिटेड ही कवर करेंगे इसमें। ओमकार जी, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा बोन मैरो जो है वहां पे हमारे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लार्जेस्ट सेल्स इन बोन मैरो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट जो है वो प्लेटलेट्स का प्रीकर्सर मशीनरी है, ऐसे कहा जा सकता है। मेगाकैरियोसाइट जो है वो बोन मैरो में सबसे बड़ा सेल रहता है, इसीलिए उसे लार्जेस्ट सेल इन बोन मैरो कहा गया है। बट इस केस स्टडी पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे और एक ऑर्गन के बारे में पता चला जो कि ब्लड सेल्स बनाने की क्षमता रखता है। इन लेटेस्ट रिसर्च देयर इज वन मोर प्लेस where blood stems, also known
as hematopoietic stem cells are found, वो कौन सी जगह है देखते हैं। ओंकार जी। What latest research say about HSC? HSC मतलब हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। अभी तक हम लोग लंग्स को बस ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए जानते थे, या फिर कुछ हद तक हेपरिन के लिए जानते थे। बट 2025 में ये एक केस स्टडी निकली थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। इनके रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारा लंग्स जो है, इसमें भी बॉडी के 50% ब्लड स्टेम सेल्स मौजूद है, जो वक्त आने पे प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स भी बनाने की क्षमता रखते हैं। ये रिसर्च जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, और इससे इतने सारे बीमारियों के लिए अलग अलग रास्ते खुलने वाले हैं दोस्तों, कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये डिस्कवरी वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। और न्यूरोथेरेपी में उन्होंने बस रिसर्च पेपर पे ढूंढ के निकाला, बट न्यूरोथेरेपी में हम लोगों ने इसे प्रूव किया है। आगे जाके हम लोग जब पेशेंट के रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लंग्स भी इतना ही इक्विवेलेंट तरीके से कंट्रीब्यूट करता है ब्लड सेल्स बनाने में। The lung contains hematopoietic stem cells capable of generating red blood cells, platelets, and some immune cells. Some studies suggesting that lungs produce at least half of the platelets in body. मतलब अगर कई बार ऐसे होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह आता है बॉडी में, उनका जो प्राइमरी टारगेट रहता है वो रहता है बोन मैरो। वो बोन मैरो के फंक्शंस को सस्पेंड कर देता है या कुछ हद तक उसे इनहेबिट कर देता है। उस कंडीशन में जब हम लोग लंग्स को एक्टिवेट करते हैं, तो हम लोग बोन मैरो पे आया हुआ जो लोड है उसे काफी हद तक कम करवा के हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स को भी एक्टिवेट कर पाएंगे और हमारे प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट कर पाएंगे। कई सारे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन में प्लेटलेट काउंट्स लो हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि कई बार इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो और लंग्स को एक्टिवेट करके हमारे प्लेटलेट्स, हमारे डब्ल्यूबीसीज, इन सबको नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। और मेगाकैरोसाइट्स, द सेल्स that give rise to platelets, are also found in lungs. The lungs could potentially be a source of stem cells for transplantation, offering a new avenue for treating conditions like leukemia. अब इसका मतलब ये है कि ल्यूकेमिया जैसे केसेस में, या इवन जब हम लोग पेशेंट का केमोथेरेपी जब होता है, केमोथेरेपी में भी आपके लंग्स, अपना आपके जो बोन मैरो के सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। लंग्स के जो स्टेम सेल्स है, जब हम लोग उसे एक टेक्निक से एक्टिवेट करते हैं, तो लंग्स के जो स्टेम सेल्स है वो इतना पोटेंशियल रखते हैं कि जब बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स है वो अगर डैमेज भी हो जाए, तो लीवर जो लंग्स जो है वो ब्लड के थ्रू वहां पे जाके फिर से स्टेम सेल्स की कॉलोनी फॉर्म कर सकता है। उतना इसमें कैपेबिलिटी है। मतलब बोन मैरो और लंग्स, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर किसी पार्ट में स्टेम सेल्स कम हो जाए, तो ये एक दूसरे की कॉलोनी एक लिमिट तक आने तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे। ये इस केस स्टडी में भी प्रूव हो चुका है। ये सिर्फ मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है, जबकि एक्चुअली मैंने प्रूव भी करके देखा है। और इसके रिजल्ट जब आप आगे देखेंगे तो आपको इस चीज का जानकारी या समझ में आ जाएगा कि वाकई में ऐसे होता है। ओमकार जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ इमेज है। आपके लेफ्ट साइड में जो है वो बोन मैरो का जो मेगा कैरोस है और जो ब्लड स्टेम सेल्स रहते हैं, ये येलो पोर्शन दिख रहा है आपको।
वो रहते हैं स्टेम सेल्स अवेलेबल इन बोन मैरो। उसी के साइड में लंग्स का भी सैंपल दिखा गया है, जहाँ पे वो जो सर्कल में आपको येलोइश येलोइश जो डाई दिखाई दे रहा है, वो स्टेम ब्लड स्टेम सेल्स के डाई है। इससे ये प्रूव होता है, और ये जो इमेजेस दिए गए हैं ये उनके रिसर्च पेपर से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, उनके रिसर्च पेपर से लिया गया ये इमेज है, जो प्रूव करता है कि आपके लंग्स में और आपके बोन मैरो में, इन दोनों जगहों पे अच्छे खासी क्वांटिटी में आपको ब्लड स्टेम सेल्स मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ओमकार जी। अब एग्जैक्टली लंग्स में कहाँ पे ये स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लंग्स का जो पेरिफेरल, मतलब हमारा हाफ जो लंग रहता है, नीचे वाला हाफ वाला जो पोर्शन रहता है, उसमें सबसे ज्यादा एल्वियोलाइज और सबसे ज्यादा ब्लड स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है इंटरस्टिशियम। लंग्स का जो इंटरस्टिशियम पोर्शन रहते हैं, उनमें इन ब्लड स्टेम सेल्स की कॉलोनी फॉर्म पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पहले एचएससी, एचएससी मतलब हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, उसके बाद वहां पे एमके, एमके मतलब मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनेटर, मतलब प्लेटलेट्स का जो मेन फैक्ट्री रहता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ होगी इमैच्योर मेगा कैरियोसाइट्स, और उसके बाद जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो ये प्लेटलेट्स रिलीज करवाना शुरू कर देते हैं। आप इमेज में वो देख पाएंगे। और इंटरस्टिशियम जो है ना, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे भी आगे जाके हम लोग काफी डिटेल में लेक्चर्स लेंगे, क्योंकि 2017 के आसपास जो साइंटिस्ट इस पे स्टडी कर रहे थे, उन्होंने इसे एक टाइम पे एक इंडिविजुअल ऑर्गन डिक्लेयर कर दिया था। उन्हें वो इतना पोटेंशियल लगा था उस इंटरस्टिशियम में। बट बाद में 2022 के आते आते उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये ऑर्गन तो नहीं है, बट इसके फंक्शंस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और काफी नई जानकारी इसकी स्टडी में आपको आगे जाके देखने को मिलेगी, जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा स्टडी कर लेंगे। ओमकार जी, आगे लीजिए। हाउ प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। आपको ये पता रहेगा, जैसे रेड रेड ब्लड सेल्स जो रहते हैं, एरिथ्रोपोइटिन के थ्रू ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ता है, और वो आगे जाके आरबीसी को बढ़ाता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में लीवर और किडनीज, ये दोनों मिलके थ्रोम्बोपोएटिन बनाते हैं, जो कि प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए बॉडी को सिग्नल देता है, या मेगा कैरोसाइट को एक्टिवेट करता है। तो हमारा लीवर जो है उसमें प्राइमरी भूमिका निभाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बनाता है, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो किडनीज बनाती है। TPO signals HSC to produce megakaryocyte, which then produces platelets. So जब थ्रोम्बोपोएटिन की डेफिशिएंसी रहेगी, तभी प्लेटलेट काउंट जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा बॉडी में। जैसे ही थ्रोम्बोपोएटिन सीक्रेट होगा, वैसे ही प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ओंकार जी, आगे लीजिए। अब इस केस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पेशेंट वॉज डिटेक्टेड for low platelet count on 14th of April, and it was just 10,000। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब उनको पता चला, तब उनका प्लेटलेट काउंट जो था वो 10,000 के आसपास पहुंच गया था। Patient started our neurotherapy treatment from 30th of May. At that time, her count was approximately 35,000। जब वो हमारे पास आए थे तो उनका प्लेटलेट काउंट जो था वो 35,000 के आसपास था। उस टाइम पे उन्हें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे सिम्टम्स या तकलीफें नहीं होती थी, बट एक थोड़ा सा वीकनेस रहता था, और बॉडी पे थोड़ा सा स्वेलिंग रहता था। टिल 21st जून हर काउंट वाज कांस्टेंट बिलो 75। जब हम लोगों ने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था,
तो काउंट थोड़ा सा बढ़ता था, पर वो 75,000 के ऊपर नहीं जाता था। तो ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस वगैरह किए। उसके बाद उसी दौरान मुझे ये लंग्स के बारे में भी पता चला। फिर थोड़े से ट्रीटमेंट चेंजेस किए हम लोगों ने, कुछ पॉइंट्स या एड ऑन किए उसमें। आफ्टर दैट डे वी चेंज ट्रीटमेंट बाय रिप्लेसिंग फ्यू पॉइंट्स विथ न्यू रिसर्च फाउंड इन रिपोर्ट्स विच वाज डन ऑन 30th जून। जैसे ही हम लोगों ने ये थोड़े बहुत चेंजेस किए, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने लंग्स को किस तरीके से एक्टिवेट किया, या बोन मैरो को मैंने और एक तरीके से एक नया पॉइंट उसमें सर्च किया, और उस तरीके से लंग्स और बोन मैरो इन दोनों को एक्टिवेट करने की कोशिश की। जैसे ही ये पॉइंट हम लोगों ने इंक्लूड किए, वैसे ही उसी टाइम से इन रिपोर्ट्स विच वाज डन ऑन 30th जून we saw drastic improvement in her platelet count which was 1,18,000। मतलब 75,000 से सीधा ये 1,18,000 के आसपास पहुंच गए, जैसे ये थोड़े बहुत चेंजेस किए जब से हम लोगों ने लंग्स को एक्टिवेट करना शुरू किया। उसके 5 दिनों बाद जब हम लोगों ने फिर से रिपोर्ट करवाया, वो काउंट जो था वो 1,50,000 के आसपास पहुंच गया था, मतलब वेरी क्लोज टू नॉर्मल। बट 5 जुलाई को उनके घर में एक सैड न्यूज आ गई थी। उनके जो मदर थे वो एक्सपायर होने की वजह से ना, उनका 1 हफ्ते का गैप भी हो गया था, और वो जो स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से ना उनको प्लेटलेट काउंट जो है वो फिर से 60 पे आ गया था। तो उस दौरान ऑलमोस्ट 10-15 दिनों का गैप हुआ उनमें। बट उसके बावजूद अर्लियर कैसे होता था, पहले ये सीधा 10,000 या 30,000 के नीचे आ जाता था। बट इवन इतना स्ट्रेस सिचुएशन होने के बावजूद, इतना बड़ा गैप होने के बावजूद, उनका प्लेटलेट काउंट जो था वो 60 पे कांस्टेंट था। ये एक अच्छी बात थी, मतलब उनके बॉडी जो है वो प्लेटलेट काउंट को रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। बट जैसे ही उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया फिर से, within weeks time, we achieved the target again, and on 18th of July, platelet count was again 1,20,000। सो बहुत जल्दी, जैसे एक उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, हफ्ते भर के अंदर फिर से हम लोगों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। जब ये प्रोजेक्ट मैंने आश्रम में प्रेजेंट किया था 21st of August, 21st of August को उनका प्लेटलेट काउंट हम सब लोगों की जितना एवरेज रहता है उनसे भी कई ज्यादा गुना अच्छा था, 4,09,000। मतलब ये इतना अच्छा बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया था। ये प्रूव करती है कि हम लोगों ने जो रिसर्च किया था इसमें, कि लंग्स भी प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाता है, ये इससे प्रूव हो जाता है। बिकॉज ये केस ऐसी थी कि डॉक्टर ने तो उनको बोल दिया था कि आपको इंजेक्शन, दवाइयाँ ये सब रहनी पड़ेगा, उसके बावजूद भी आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो 30,000 या 50,000 के आसपास रहेगा। बट हमारी न्यूरोथेरेपी की वजह से आज उनका प्लेटलेट काउंट एक नॉर्मल एवरेज हेल्दी इंसान से भी अच्छा खासा है। ये है पोटेंशियल हमारी न्यूरोथेरेपी का। ओमकार जी, आगे का स्लाइड दिखाइएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे इम्प्रूवमेंट होते गया इनके केस में। जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो 35,000, फिर 18th of July को 1,20,000, 3rd of August को 1,96,000। अच्छा, 3rd August के बाद ना मैंने इनको जो पॉइंट्स दिए थे उसकी इंटेंसिटी और उसके ड्यूरेशन बढ़ा दिए थे। जो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि वो पॉइंट्स क्या थे। वो पॉइंट्स को मैं थोड़ा ज्यादा देर तक देने लगा, जिसका रिजल्ट आप देख भी पा रहे हैं कि 3rd August और 11 अगस्त के बीच में जो काउंट बढ़ा वो ऑलमोस्ट, ना बोलते बोलते 60,000 के आसपास बढ़ा। अगला 11th August और 15th August के बीच में वो ऑलमोस्ट 1 लाख से बढ़ गया। मतलब ये प्रूव होता है कि जो हम लोग अभी पॉइंट आगे जानने वाले हैं वो जितना देर तक आप देंगे उसका इम्पैक्ट उतना ही पावरफुल रहेगा। और अ, ओमकार जी, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। बंद हो गया क्या? ओके। ये उनके प्लेटलेट रिपोर्ट्स है। ओमकार जी, आप इसे जूम कर पाएंगे?
ओके, थोड़ा नीचे लीजिएगा, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के ऊपर। थोड़ा अनक्लियर आ रहा है ये इमेज। हम्म। ये 1,96,000 वाला रिपोर्ट है, और उसी के साइड में शायद नेक्स्ट रहेगा 2 लाख समथिंग, 2,64,000। अच्छा, इस केस में आप अगर गौर करेंगे तो जैसे जैसे उनके प्लेटलेट्स बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके डब्ल्यूबीसीज भी बढ़ते जा रहे थे। अगर आप गौर करेंगे ना, देखिए उनका प्लेटलेट्स का, उनका न्यूट्रोफिल्स थोड़ा हायर साइड में ही है। तो इसका मतलब ये भी प्रूव होता है कि हम लोगों ने बोन मैरो और लंग्स को जिस तरीके से एक्टिवेट किया या जिस तरीके से स्टिमुलेट करते गए, उससे डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ते जाता है। आप देखेंगे ऑन एन एवरेज इनका थोड़ा हायर साइड ही आया, जबकि इनमें कोई ईएसआर बढ़ा नहीं है, कोई सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा नहीं है। सारी पैरामीटर्स जो है वो एकदम नॉर्मल है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है बॉडी में। बट उसके बावजूद हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी वजह से इनका डब्ल्यूबीसी काउंट थोड़े हायर साइड ही थे। उनका भी अगर आप ऊपर दिखाएंगे, उसमें वो डब्ल्यूबीसी काउंट वाला भी चार्ट है, देखिए। यस, एग्जैक्टली। प्लेटलेट्स के साथ साथ जैसे जैसे प्लेटलेट्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके डब्ल्यूबीसीज भी बढ़ते जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लंग्स और बोन मैरो के थ्रू हमारे डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, इन तीनों को काफी स्ट्रांगली एक्टिवेट कर पाते हैं। ये आगे जाके हमें बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों में बहुत इसका अच्छे से इस्तेमाल करना हम लोग स्टार्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए ओंकार जी। नीचे लीजिए, और वो भी रिपोर्ट्स, ये आखिरी वाली जो रिपोर्ट से हुई है। यस, ये आई गेस अगस्त मंथ का है, जिसमें 3,06,000 था प्लेटलेट काउंट, और उसके साइड में जो है वहां पे था 4,09,000 के आसपास। ठीक है, उनका ये अभी लास्ट वाला स्लाइड दिखाइएगा। तो उन्हें ट्रीटमेंट जो चल रहा था, इस ट्रीटमेंट को आप में से काफी लोग जानते भी रहेंगे। इसमें थोड़ा से कुछ चेंजेस किए गए थे। यस, ओके। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे, जैसे फॉलिक एसिड, थायामीन, B12 नायासिन। ये तो आपको पता ही है कि हम लोग बोन मैरो के लिए देते हैं। ये इसके पीछे का जो फॉर्मूला का लॉजिक है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है, एक तो बोन मैरो को एक्टिवेट करने के लिए दिया गया था। दूसरी बात, प्लेटलेट काउंट अच्छे तरीके से या थ्रोम्बो मेगाकैरोसाइट के प्रॉपर मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी रहता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, एक बोन मैरो को भी एक्टिवेट कर देता है और विटामिन के थ्रू ब्लड सेल्स के मैचुरेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये केस में मैंने हाफ कुंडली 20 सेकेंड × 4 ट्रीटमेंट नहीं दिया था, जिसके पीछे का रीजन है कि उनके न्यूट्रोफिल्स ऑलरेडी हाई आए थे। तो मैंने सोचा कि वो और ज्यादा हाई करने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो स्टेप स्किप किया था। अब इससे पहले इसमें 1 लीवर 0 और 1 म्यूकस 0 × 3 ट्रीटमेंट ही था। बट जब पढ़ने में आया कि हमारा लीवर और किडनीज, ये दोनों मिलके थ्रोम्बोपोएटिन बनाते हैं। बेसिकली ये जो है 1 पॉइंट लीवर, 1 लीवर 0, 1 म्यूकस 0, ये रहता है थ्रोम्बोपोएटिन के लिए, थ्रोम्बोपोएटिन को एक्टिवेट करने के लिए। सो 1 पॉइंट लीवर, 1 लीवर, 1 लीवर 0, 1 म्यूकस 0, ये पूरा थ्रोम्बोपोएटिन के लिए दिया गया है। इसके बाद 1 गैस ओनली 6 पॉइंट हमारे स्टमक एसिड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, 1 पॉइंट गॉल, 2 लीवर, 1 म्यूकस 0, ये माइल्ड नॉर्मल, अजय नॉर्मल की तरह दिया गया है। 8 और 9 स्टेप जो है वो। अब इस पेशेंट को इतना माइल्ड ट्रीटमेंट देने का रीजन ये भी था कि पेशेंट की कंडीशंस, मतलब जैसे कि आपको पता है कि ब्लड वेसल्स काफी वीक हो चुके रहते हैं इस कंडीशन में, आईटीपी में। तो अगर थोड़ा भी प्रेशर ज्यादा हो जाता तो इनके ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकते थे। इसलिए उन्हें बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता था, ज्यादा कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था इन्हें। उसके बाद 6 ADR 6 वेट। इस केस में मैं 6 वेट तो देता नहीं था उन्हें, बट उन्हें एक स्टीरॉइड्स की दवाई चलती थी, तो इसीलिए मैंने लास्ट स्टेप को जब वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, उसमें मैं 6 ADR × 3 ट्रीटमेंट देता था।
ताकि ये हमारे प्लेटलेट्स काउंट को भी जो डिमोलिशन जो खत्म किए जाते हैं एंडोथेलियो स्प्लीन और लंग्स लीवर में, उनकी प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए 6 ADR/3 ट्रीटमेंट दिया गया था। अ, अभी आगे आपको वो पॉइंट के बारे में बताता हूँ जो ऐसा पाया गया है कि फेदर टच जो हमारा पॉइंट है न्यूरोथेरेपी का, उसका काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो। अब इसमें मैंने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट भी ऐड किया था, ये जो रिसर्च से पहले, बट उसका इम्पैक्ट इतना दिखाई नहीं दिया था। इसका मतलब ये था कि हम लोग अगर सिर्फ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते थे तो हम लोग लंग्स के इंटरस्टिशियम पार्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए दो ही एक रास्ता था फेदर टच देने का, बट एक तो फीमेल पेशेंट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था वो फेदर टच देना, तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत जरूरी था। तो उस टाइम पे इस पॉइंट का मुझे याद आया, जो आपको ओमकार जी एक वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे देते हैं हम लोग। अ, ओमकार जी, आप वो वीडियो प्ले कर पाएंगे? उसके बाद मैं आगे की चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है कफ टैपिंग पॉइंट। इसमें आवाज नहीं आ रहा है क्या ओमकार जी? म्यूट हो गया है ये वीडियो। आपको म्यूट से हटाना पड़ेगा, तभी जाके उसमें आपको वॉइस बराबर सुनाई देगा। तो बेसिकली इस पॉइंट को नाम दिया गया है कप टैपिंग पॉइंट। ओमकार जी, आप म्यूट पे होने की वजह से ये वीडियो में जो वॉइस है वो आएगी नहीं, इससे पहले म्यूट से हटाना पड़ेगा। हरिओम सर, क्या आप ये टैलेंट गुरुजी को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं? हरिओम सर। अभी देख रहे हैं। ओके। No battery, please charge. 6 ADR का लॉजिक यही था कि उस पेशेंट को फर्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पे 60 टाइम्स। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे 30 टाइम्स टैपिंग करते हुए यहाँ पे 30, बीच वाले पॉइंट में, फिर यहाँ पे। इस तरीके से इस पॉइंट को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ऐसे 60 टाइम्स टैपिंग करने के बाद थोड़ा सा फार्को का हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे 60 टाइम्स होने के बाद यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। इस तरीके से हम दोनों साइड ये पॉइंट दे सकते हैं। ये जो बेसिकली अभी आपको पॉइंट दिखाया गया है, ये बोन मैरो के लिए। बोन मैरो। हेलो फ्रेंड्स, आज आंटी मैं जी रुक जाइए। अ, ये जो अभी बताया गया था, इससे पहले वाला जो आपको वीडियो बताया गया था, वो बेसिकली बोन मैरो को कप टैपिंग के थ्रू एक्टिवेट करने के लिए था। अब आपने जो नोटिस किया रहेगा कि हमारा जो पहला पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है, जो वो फॉलिक एसिड या फिर बिटलर रहेगा, अगर आप राइट साइड में देख रहे हैं तो वो फॉलिक एसिड का रहेगा। तो वहां पे मैंने 60 टाइम्स टैपिंग किया है। जो हमारा हेड रहेगा बोन का, फीमर बोन का, उसे एक्टिवेट करने के लिए, वहां पे 60 टाइम्स टैपिंग किया गया है। और फिर सेकंड वाला पॉइंट है हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट है, जो थायामीन रह सकता है या नायसिन रह सकता है, वहां पे 60 टाइम्स, मतलब हम लोगों ने क्या किया कि बोन मैरो के हेड को इनिशियली एक्टिवेट कर दिया है। पंडित जी, आप वो लास्ट वाला वीडियो फिर से ओमकार जी, वो लास्ट वाला वीडियो आप फिर से प्ले कर सकते हैं?
हेलो फ्रेंड्स, हाँ अभी हम कप टैपिंग फॉर पार्को या फेमोरल बोन के लिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे देते हैं। यूजुअली हमारा पार्को का जो पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड, इसे मैंने डिवाइड किया है। यहाँ पे 60 टाइम्स टैपिंग करना है फर्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पे 60 टाइम्स। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे 30 टाइम्स टैपिंग करते हुए यहाँ पे 30 स्टॉप कीजिए बीच वाले पॉइंट में, ओमकार जी, फिर यहाँ पे। स्टॉप इस तरीके कीजिए। से इस पॉइंट को डिवाइड किया गया। आप जैसे ही देख रहे हैं कि हमारा जो थाइस वाला पोर्शन है साइड वाला जहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन देते हैं, उस पार्ट को मैंने दो इसमें डिवाइड किया। मतलब पहले उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, अपर पोर्शन, मिडल पोर्शन और लोअर पोर्शन। इससे हम लोग वो पूरे बोन को, जो हमारी फीमर बोन है, उसे एक्टिवेट करते हैं। बिकॉज फीमर बोन जो है वो पूरी एक्टिवेट नहीं रहती है, एक एज के बाद उसका कुछ पोर्शन ही एक्टिवेट रहता है। सो इस तरीके से हम लोग जहां जहां पे भी वो अवेलेबल रहेंगे ब्लड स्टेम सेल्स, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग जब का जो हेड पॉइंट है वहां पे हम लोग 60 टाइम्स टैपिंग करेंगे 2 पॉइंट में, और आगे जो है 30 टाइम्स फर्स्ट पार्ट में, मिडल पार्ट में 30, लास्ट पार्ट में 30। ऐसे हम लोग 2 बार रिपीट करेंगे इस तरीके से। अगर आप चाहे तो बाद में ये आपके साथ वीडियो शेयर किया जाएगा ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। तो ये है। ओके, किसका वॉइस इको हो रहा है? क्या मेरा हो रहा है क्या? ठीक है ओमकार जी, अगला दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कप टैपिंग फॉर लंग्स इस पॉइंट के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। ये पॉइंट जो है वो बैक के इस पोर्शन में हम लोग यूजुअली देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे सेकंड पार्ट, और फिर ये थर्ड पार्ट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टैपिंग करेंगे 30 टाइम्स। यूजुअली काउंटिंग इसकी ऐसी रहेगी। So second point, इसी तरीके से 30 और इस सीक्वेंस को और एक बार रिपीट करना है। सेम हमें उस साइड में भी वैसे ही करना है इसी तरीके से। ओमकार जी स्टॉप कीजिएगा। जैसे भी ये, अब टाइम के चलते मैंने वीडियो बहुत शॉर्ट में बनवाया क्योंकि कोई मोबाइल होल्ड करने की था भी नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने ये वीडियो बना लिया था। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि आपके बैक का जो पोर्शन रहता है जहाँ से आप लंग्स के बैक साइड को एक्टिवेट करते हैं, उसके द्वारा ये पॉइंट से हम लोग लंग्स को एक्टिवेट करते हैं। ये किसी का तो माइक ऑन है प्लीज, जिसका माइक ऑन रहेगा प्लीज बंद कर दीजिएगा। बेसिकली ये पॉइंट जो है, कोविड के दौरान मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई किया था। जिन पेशेंट को सफोकेशन होता था या हेवी ब्रीथिंग रहता था, उस पेशेंट्स को जब ये पॉइंट दिया जाता था तो उनको सांस लेने में ना काफी आसानी होता था। कुछ ये ऑफ कोर्स लिटा कर भी दे सकते हैं, बट क्या मेरे पास कोई था नहीं मोबाइल होल्ड करने के लिए, इसे मैंने बिठा के दिया है। आप लिटा के भी दे सकते हैं इस पॉइंट को। कि मेरा वॉइस आ रहा है बराबर, कि मुझे इको सुनाई दे रहा है किसी का? ओके ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है लंग्स वाला, उसे हम लोगों ने 2 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लंग्स का जो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, मिडल पोर्शन और लास्ट वाला पोर्शन। हमें मोस्टली कंसंट्रेट करना है मिडल पोर्शन और लास्ट वाले पोर्शन पे, बिकॉज इंटरस्टिशियम और जो एल्वियोलाइज है वो मैक्सिमम जो उनकी कॉलोनीज है वो इन 2 पोर्शन में ज्यादा रहती है। तो हमें सेकेंड और थर्ड पार्ट पे ज्यादा टैपिंग करना है या ज्यादा इंटेंसिव उसे देना है, ताकि हम लोग उसे और अच्छे से एक्टिवेट कर पाए, उससे अच्छा रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 30 इसे 2 बार रिपीट करना है। एक बार लेफ्ट साइड को, एक बार राइट साइड को।
अच्छा, जब ये आश्रम में मैं ये पॉइंट बता रहा था, किसी ने मुझे पूछा था कि हम लोग दोनों हाथों से दे सकते हैं क्या। मैं बोला अगर आप दे सकते हो तो देखे देखिए, मुझसे तो होता नहीं, क्योंकि एक ही इसमें मेरे हाथ दर्द होना शुरू हो जाते थे। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप दे सकते हैं। सो बेसिकली उसे 2 बार रिपीट करना है, 30 30 30, फिर से एक बार 30 30 30, इस सीक्वेंस में देना है, ताकि आप लंग्स को अच्छे से एक्टिवेट कर पाए। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है, हम लोग कई सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये जो पॉइंट है, सेरेब्रोस्पाइनल अटैक्सिया, इस पेशेंट पे भी ट्राई किया था। इस पेशेंट में क्या होता है कि इनके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत स्टिफनेस रहता है, लिटरली वो पत्थर जैसा हो जाता है। मैं ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट तो हार्ट पेशेंट, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। आपने जो अभी क्वेरी किया हार्ट पेशेंट या ईवन वाले पेशेंट को, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ उसके बारे में। तो जब ये पॉइंट जो है, वो सेरेब्रोस्पाइनल अटैक्सिया के पेशेंट पर ट्राई किया था, तो हफ रेगुलर तो ट्रीटमेंट चल ही रहा था, थोड़ा बहुत उससे स्टिफनेस कम हो रहा था। पर आगे जाके जब मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया उस पेशेंट में, तो हफ्ते भर के अंदर ही उनका स्टिफनेस जो था वो ऑलमोस्ट 50 to 60% तक कम हो गया था। मतलब ये जो पॉइंट है वो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग पेशेंट पे ट्राई कर सकते हैं। ये वे इसके रिजल्ट उतने ही स्ट्रांग है जितने हमारे फेदर टच के हैं। और ये जो अभी लंग्स जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का हम लोगों ने केस देखा है, उसमें भी वो प्रूव होता है कि जब से हम लोगों ने इसे पॉइंट को इंक्लूड किया, उसके बाद से उनका प्लेटलेट्स काउंट तो बढ़ा ही, साथ ही साथ जब उसकी इंटेंसिटी हम लोगों ने बढ़ाई तो उसके रिजल्ट हमें और ज्यादा अच्छे बेहतर और देखने को मिले हैं। अगर आप ये पॉइंट किसी अस्थमा वाले पेशेंट को भी देंगे, जैसे कि तब कप टैपिंग फॉर लंग्स को जो पॉइंट है, वो जब हम लोग किसी अस्थमा वाले पेशेंट को भी देंगे, तो उनको भी तुरंत ही ब्रीदिंग के लिए आसानी हो जाती है। अस्थमा ब्रोंकाइटिस इन पेशेंट में काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है इस पॉइंट्स का। वैसे ही पार्को, जब हम लोग हमारे बोन मैरो पे ये पॉइंट देते हैं, बोन मैरो पे जब हम लोग ये पॉइंट देते हैं, तो हम लोग उसे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्टिवेट करते हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो उसमें हम लोग पूरा हेड से लेके एंड तक पूरे फीमर बोन को एक्टिवेट करते हैं। तो उससे उनके जितने उसकी वजह से जितने भी उनके अंदर के जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसमें ब्लड सेल्स भी आए या बहुत सारी चीजें आई उसमें। और अगर ये पॉइंट आप किसी साइटिका वाले पेशेंट को भी देंगे तो उनको भी ये फायदा पहुंचता है। ऐसे भी नोटिस किया गया है कि उनका दर्द भी कम हो जाता है इससे। तो ये तो अभी काफी क्या बोलेंगे इसे, एक आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि ये कौन से पेशेंट पे कैसे कैसे रिजल्ट दिखाता है। मैंने जो पेशेंट पे ट्राई किया, मुझे वहां पे अच्छे रिजल्ट मिले ही है। बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर पेशेंट को फेदर टच दे पाए, मे बी बिकॉज ऑफ जेंडर ऑल्सो। और वहां पे बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती है, वहां पे मसल्स कैसे जा रहे हैं उन पे आपको बराबर फेदर टच देना पड़ता है। बट इस पॉइंट का वैसे नहीं है, आपको जहाँ पे उसे जिस लोकल एरिया को एक्टिवेट करना है बस वहां पे टैपिंग कीजिए और आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो बस यही जानकारी थी आज की। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ नया जानकारी मिला रहेगा। हरिओम सर, आप अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं इनमें से मुझे। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करना है क्या? यस सर, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं अभी। आचार्य जी आए हैं, आचार्य जी का पहले ओपिनियन ले लेते हैं फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। ओके ओके। नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। गाइस, मेरा ये फर्स्ट टाइम था लेक्चर देने का, तो अगर कहीं गलती हो गई रहेगी तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अगले लेक्चर में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊँ मैं। आचार्य जी का माइक ऑन करिए। ये शायद हरिओम सर ही कर सकते हैं, आई गेस।
ओके, ऑन है, हाँ अनम्यूट कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, ठीक है, अभी वो पता नहीं चला कहाँ है, तो अभी पता चल गया। निखिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, निखिल अभी फ्रोजन है। निखिल बाबू, आप, हाँ, आचार्य जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, नहीं, लेकिन निखिल अभी फ्रोजन हो गए हैं, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो हैं क्या ग्रुप में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। और मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स आपने जस्टिफाई भी कर दिया कि कैसे प्लेटलेट काउंट इस एक पॉइंट के कारण, टैपिंग के कारण ये हुआ है। और ये सचमुच मैंने एक नई दिशा है न्यूरोथेरेपी के लिए। आपने फेदर टच के लिए एक अच्छा सा पर्याय ढूंढ निकाला है, एंड आई एग्री, दिस कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैंने पंडित जी को भी मैं ये देता हूँ कि भाई यू आर वंडरफुल, बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। इसको एक अच्छी से नई चीज आपने निकाली है। तो हाँ, निखिल अभी ज्वाइन हुए हैं। हाँ निखिल, मैं क्या कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया है। और मैंने आपने जो टैपिंग जो ये है, इट्स रियली गुड। मैंने अलॉन्ग विथ, मैंने अपना परखू पॉइंट्स आपने ये इसको उसी के जगह पर ये आसान कर दिया है। सो दिस इज डेफिनेटली लेस पेनफुल। और ये मैंने थपथपाना तो डेफिनेटली मैंने हमारी धरोहर संपत्ति है बच्चे लोगों को। आप लोगों को मालूम होगा, गुरुजी को जब कोई किसी को आशीर्वाद करना है, वो पीठ पे थपथपाते थे। राइट और हम लोग, और उन्होंने मुझे बताया था कि जहां मैं थपथपा रहा हूँ उसके उल्टे साइड में थाइमस है, और ये थाइमस को थपथपाने से ये बहुत ही बढ़िया, मैंने बच्चे को, लड़के को अच्छा फीलिंग होगा। तो यही है। तो बेसिक प्रिंसिपल आपने मेंटेन किया हुआ है डेफिनेटली। और ये फेदर टच के लिए एक अच्छा पर्याय आपने ढूंढ लिया है, तो आई एम वेरी राइट हैप्पी, आचार्य बहुत जी। अच्छा किया। और कीप इट Yes. रहो, एक ही शब्द है, छाये रहो। बस आपका आशीर्वाद रहे आचार्य जी। जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा लगा। हाँ, आगे अगला पंडित जी आप बोलिए, ओंकारनाथ जी, आचार्य जी प्रणाम। आशीर्वाद। आचार्य जी आप बोल रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर जो भी सेशन लेना रहे लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बस बस। सर एक रिक्वेस्ट है सर, रिकॉर्डिंग ऑफ ना की जाए तो